is the process or phenomenon, gravitation is the process or phenomenon in which gravitation is the process or phenomenon in which two bodies attracts each other by virtue of their masses, तो ग्रेविटेशन मतलब एक फेनोमेनन है या फिर एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, टू बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एंड अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ठीक है, तो ये होता है ग्रेविटेशन। उसके बाद में मास, व्हाट इज मीन बाय मास? कंटेंट ऑफ मैटर इन द गिवन बॉडी। ठीक है, ये भी मास की डेफिनेशन है, लेकिन ग्रेविटेशन को समझने के लिए हमें अलग से डिफाइन करना पड़ेगा मास को। क्या होता है मास? वो मैटर होता है। ठीक है, क्या होता है मास मतलब? राइट डाउन, मास इज ए टेंडेंसी एसोसिएटेड विथ मैटर। मास इज ए टेंडेंसी एसोसिएटेड विथ मैटर। Mass is a tendency associated with matter by virtue of which matter produces or body produces gravitational field around it. Gravitational field around it. Gravitational field around it. तो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या होता है? फील्ड मतलब स्पेस, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ग्रेविटी का स्पेस। अब ग्रेविटी का स्पेस मतलब क्या होगा? पहले तो जिस बॉडी के पास मास होता है वो बॉडी क्या करती है, खुद के सराउंडिंग में एक स्पेस बनाती है जिसमें क्या एग्जिस्ट होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट होती है, ग्रेविटी एग्जिस्ट होती है। मतलब क्या एग्जिस्ट होता है? मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मास है, इसलिए अर्थ क्या करती है, सराउंडिंग के स्पेस में इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है। ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो गई, इसका मतलब इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी मास अगर हम प्लेस कर देंगे तो उस मासेस के ऊपर ये अर्थ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पेस अराउंड द मास इन विच एनी अदर मास विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट, ग्रेविटेशनल फील्ड is the space, gravitational field is the space around the mass in which any other mass will experience force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion। असतं का असं? ग्रॅव्हिटी में रिपल्शन होता है क्या? क्यों लिख रहे फिर? नहीं लिहिलं ना? ठीक है, ज्यांनी लिहिलंय ते कट करा, और रिपल्शन है ना ते दोन्ही पण कट करा, क्योंकि ग्रॅव्हिटी में क्या होता है, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ऐसे क्यों? उसका रीजन ये है कि मास इज ऑफ ओनली वन टाइप, मास दो टाइप के नहीं होते। चलना पटकन,
मास एक ही टाइप का होता है, इसलिए क्या होगा, वो एक ही टाइप का इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, वही बात जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज से रिलेटेड डिस्कस करेंगे तो चार्ज में क्या होता है, बेसिकली चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। इसलिए क्या होगा, वहां पे अट्रैक्शन भी होगा एंड रिपल्शन भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेविटी इस टेंडेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मास है। अब ये मास मतलब होता क्या है, मास आता कहाँ से है, इसलिए हम पहले लेक्चर में जो पॉइंट पढ़ते हैं, पहिल्या लेक्चरला कधी पण मी तीनच गोष्टी सांगतो की फिजिक्स मतलब क्या, नेचर, नेचर किससे बना है, मैटर से। मैटर में कौन होता है, एटम, एटम में कौन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। मतलब कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी एग्जिस्ट है, जो विजिबल है, इनविजिबल है, टेंजेबल है, इनटेंजेबल है, बायोटिक है, अबायोटिक है, तो हर एक कंडीशन में हर एक जो मैटर है वो सिर्फ एटम से बना है। और एटम में कौन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें कोई भी अगर एटम बनाना है, ठीक है, सपोज मैं इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे न्यूक्लियस में लेके गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बस प्रोटॉन को ऐड करना पड़ेगा। अब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन ऐड कर दिया, मतलब क्या बना, हाइड्रोजन बना। ठीक है, एंड ये हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, स्टेबल है। अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन को निकाल लेंगे तो अब नहीं, फिर भी स्टेबल है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रल एटम है, क्योंकि एक हाइड्रोजन सॉरी एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उस केस में ये क्या बनेगा, प्लस आयन बनेगा। अब इस केस में हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 0 काय 1 इक्वल टू 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। कितना हो गया, 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब हाइड्रोजन के पास मास है, मास है या नहीं है, और उसको मास कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक है, उस तरह से अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन आ गया। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है क्या, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, कन्फर्म, माहिती सगळ्यांना, हे माहित असेल पाहिजे छोटी छोटी गोष्टी। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके पास मास है क्या, पहले आयन था इसलिए मास था, अब न्यूट्रल हो गया तो मास है कि इसके पास, कन्फ्यूज नका होऊ, मी तुम्हाला घुमवतोय, कळालं ना, स्ट्रिक रहा तुमच्या कॉन्सेप्ट सोबत। ये हाइड्रोजन पहले प्लस आयन था क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं था, तब इसके पास मास था। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये न्यूट्रल हो गया तो इसके पास मास है क्या, कंफर्म है, क्योंकि मास यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। ठीक है, और मास किसकी वजह से, यहाँ पे प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे और एक प्रोटॉन ऐड कर दूंगा तो क्या हो गया, हाइड्रोजन का हीलियम बन गया। अब ये हीलियम कैसा है, प्लस आयन है, इसको स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो अब ये न्यूट्रल हो गया। मतलब हीलियम के पास भी क्या है, मास है। किसकी वजह से, 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। बट ये स्टेबल है क्या, प्रोटॉन उड़ा मारता है म्हणजे स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है ये, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस में रहने के लिए उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उनको स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। एक करना पड़ेगा या 2 करना पड़ेगा, एक करके भी वो स्टेबलाइज होता है, बट इन जनरल वहां पे 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, He2 मतलब 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन का चार्ज बैलेंस करने के लिए वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये न्यूट्रल एटम है तो इसके पास मास है क्या, हाँ न्यूट्रल है तो मास है इसके पास, हाँ वेरी गुड। ठीक है, क्यों है मास, बिकॉज इसके पास 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है एंड 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसका टोटल मास कितना होगा, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सेम होता है ना, या फिर 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल होता है इनके कंपैरिजन में। क्यों नेग्लिजिबल है, प्रोटॉन का मास कितना है, हेलियम तो एक ही है ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इलेक्ट्रॉन का कितना है, एटॉमिक नंबर का है 1। अरे माहिती नहीं बाकी जानना, 9.1 इंटू 10⁻31। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास 1000 टाइम्स का 10,000 टाइम्स 2 है का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कितने टाइम्स, 10,000 टाइम्स। नहीं, क्या है, लेस आहे ॲज कम्पेअर टू दॅट ऑफ प्रोटॉन। कळालं ना, त्यामुळे आपण त्याच्या मासला काही व्हॅल्यूज देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे और हम न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, मास बढ़ता जाएगा। चार्ज में कोई डिफरेंस हो रहा है क्या, ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल ही है। ठीक है, बस क्या हो गया, इसकी स्टेबिलिटी चेंज हो गई, मतलब ये क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके पास मास है,
लेकिन अभी अगर जितने प्रोटॉन थे न्यूट्रॉन थे उतने प्रोटॉन अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया। कौन बना ये, न्यूऑन बना। इसका मतलब कितने प्रोटॉन है, अरे न्यूऑन का एटॉमिक नंबर 10, तो 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है, बट स्टेबल है क्या, क्यों नहीं स्टेबल। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन से क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब जाके ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल है मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है, नेट चार्ज, हाँ न्यूट्रल है मतलब नेट चार्ज 0 ही है, बट नेट मास कितना है, नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि हर एक मैटर में जो भी मास होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक तो प्रोटॉन है, नहीं तो न्यूट्रॉन है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तीनों पार्टिकल छोड़ के कुछ होता ही नहीं है, इसलिए इथं बस इथं बस इथं बस, ठीक है। तो यहाँ पे हर बार जो भी मास प्रोवाइड करेगा एक तो प्रोटॉन करेगा, न्यूट्रॉन करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन करेगा। कळालं ना, तुमच्या बेंचमध्ये तुमच्या बॉडीमध्ये हर तरफ जो भी मास है वो किसकी वजह से, सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो कुछ बातें लिखनी है हमें यहाँ से, राइट डाउन। हमने देखा था कि एटम न्यूट्रल हो रहा था, न्यूट्रल हो रहा था मतलब नेट चार्ज कितना था, 0 था, लेकिन उसके पास फिर भी मास था, मतलब मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। लेकिन किसी भी एटम की केस में ऐसे नहीं हुआ कि वहां पे मास ही नहीं था लेकिन फिर भी वो चार्ज था। जैसे हमने पहले हाइड्रोजन का प्लस आयन बनाया था, प्लस आयन कैसे बनता है, H+, एक प्रोटॉन को ऐड करके, है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है लेकिन पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ प्रोटॉन का मास भी है। इसका मतलब मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, राइट डाउन। हो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब मास को छोड़ के कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर मास हर एक बॉडी में एग्जिस्ट है तो हर एक बॉडी क्या करती है, खुद के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रोड्यूस करती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मास क्या होता है, हर एक बॉडी के पास होता है। इसलिए हमारी जो अर्थ है, यहाँ पे अर्थ के सराउंडिंग में बोलो या फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जितनी भी बॉडीज है, उन सबको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है बहुत दिनों से मतलब ऑब्जर्वेशन चल रहा था। जैसे कि सबसे पहले इससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन था वो किया था बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का क्या ऑब्जर्वेशन था रिलेटेड टू ग्रेविटी। एरिस्टोटल ने बोला था, क्या बोला था, कि अगर हम एक हिल पे जाएंगे, माउंटेन पे जाएंगे एंड वहाँ से एक हत्ती आणि एक कुत्रा दोघांना सोबत टाकलं आपण, तो उस केस में क्या होगा, हत्ती लवकर पडेल, कुत्र्याला पडायला वेळ लागेल। मतलब हेवी ऑब्जेक्ट विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अर्लियर देन लाइटर ऑब्जेक्ट। ये किसने बोला था, एरिस्टोटल ने। बट खरं आहे का हे, साफ खोटं आहे, ठीक है। का बरं असं, क्योंकि अर्थ का जो अट्रैक्शन है, उसकी जो ग्रेविटी है और अर्थ के मास के कंपैरिजन में हत्ती कुत्रा इनका मास नेग्लिजिबल है, इसलिए उनके मास के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती है। बोथ विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अर्थ साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये किसने करेक्ट किया था, गैलीलियो ने, वेरी गुड। और गैलीलियो के बाद में फिर जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन है ये हमें प्रोवाइड की थी बाय न्यूटन। तो आता है नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि फर्स्ट पॉइंट, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। राइट डाउन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट डाउन, एवरी मैटर ते मास वाले, ठीक है। एवरी मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर मैटर with a force which is
which is directly proportional to the product of their masses. Dev, window close कर. Product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional to the square of the distance between them. That is, क्या होगा उसका मतलब, f is directly proportional to m1 into m2, then f is proportional to 1 upon r square. अगर ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो बनेगा f proportional to m1 m2 upon r square. तो ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, f proportional to m1 m2 upon r square. बट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है, उसको रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो सेम इक्वेशन बनेगा f इक्वल्स टू g इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. अब यहाँ पे g मतलब क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको बोला जाता है एज वेरी गुड, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अरे हळद वगैरे कोण लावून बेटा तू गाडीवरून कधी, जास्त नाही लागलं मग. हो नाही, तुला लय काळजी क्लासची. देव, कर्टन क्लोज कर. जी के मतलब क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, अभी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, कभी चेंज नहीं होगी. कितनी होती है, जी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. फिर से एक बार, g इक्वल्स टू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ठीक है, देन ये स्केलर क्वांटिटी है, सबसे पहले डिस्कवर की थी बाय, ये g की वैल्यू किसने डिस्कवर की थी, हेनरी. कौन था हेनरी, कैवेंडिशचा हेनरी. हेनरी कैवेंडिश. देन यूनिट क्या होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. यानी कि डायमेंशंस बनेंगे L3 m-1 t-2. ये हो गए डायमेंशंस फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, यानी कि इनको पुट करने के बाद हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिलता है. क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. क्या होता है, F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन, वेयर F का मतलब g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है, m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 परत एकदा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना. F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. क्लियर है. चलो अब एग्जांपल्स. फर्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला है कि एक बॉडी है जिसका मास है 10⁻20 kg एंड दूसरी बॉडी है जिसका मास है 10⁻10 kg, एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10⁴ किलोमीटर, देन व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम.
m1 दिया है, m2 दिया है, r दिया है, और कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, जो गिवन क्वांटिटीज की सिस्टम है उसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो m1 m2 में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन r क्या है, किलोमीटर में दिया है, तो इसको मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 10 बेस सेम है, तो r इक्वल्स टू बन गया 10 टू द पावर 7 मीटर। तो इस तरह से m1 आ गया, m2 आ गया, r आ गया। ठीक है, चलो करो सॉल्व अब। ज्यांना येतं ते बोर्डवर, सॉरी स्वतः सोडवा, ज्यांना नाही येत ते बोर्डवर लक्ष द्या। फोर्स का फॉर्मूला होता है G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो G कितना है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 इंटू m1 कितना है 10 की पावर 20, m2 कितना है 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर करना है, r है 10 की पावर 7, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6.67 एज इट इज रहेगा। अब देखो -11 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 19, देन यहाँ पे 7 इंटू 2 होता है 14, प्लस 14 ऊपर आके -14, यानी कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। मीन्स व्हाट, यहाँ पे कंपेयर करना है आपको, इतने बड़े बड़े मासेस थे 10 टू द पावर 20 kg, और उनके बिटवीन का फोर्स किस रेंज में आ रहा है 10 टू द पावर 5 न्यूटन। इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, इससे भी कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद स्टार मार्क करके लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, इससे ज़्यादा वीक कोई भी फोर्स नहीं है। नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो अगेन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, इंटरवेनिंग इंटरमीडिएट, म्हणजे दोन बॉडीज मधले मीडियमवर डिपेंड करत नाही। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके, लिख चुके, कहाँ पे NLM में, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, फील्ड फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था। ठीक है, क्या होता सेकंड सेंटेंस, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। नेक्स्ट, इट्स ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मीन्स acts along the line joining centers of two bodies, acts along line joining centers of two bodies। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला है कि two bodies of masses 2 into 10 to the power 10 kg and 4 into 10 to the power 6 kg when separated by a distance of 10 to the power 3 kilometer experiences mutual force of attraction, then calculate acceleration of each body, calculate acceleration of each body due to ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी बॉडीज का एक्सेलरेशन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, याला लोक याला कशाला काय केलं, मग ॲटोमॅटिक झालं का, हे एलियन आले काय, ईश्वरी उचलून बाजूला ठेवलं तू, काय केलं तू, काही तर केलंय तू,
एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन? सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। फोर्स कितना आता है? F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, यानी कि F इक्वल्स टू जी कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, m1 कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 10, m2 कितना है 4, तो 4 इंटू 2 बनेगा 8, 10 की पावर 10 प्लस 6 मतलब 16 इंटू डिनोमिनेटर में 10 की पावर 3 किलोमीटर है, मतलब बनेगा 10 की पावर 6, स्क्वायर करेंगे तो 12 प्लस 12 ऊपर आएगा तो माइनस ऑफ 12, यानी फाइनली यहाँ पे फोर्स बिटवीन टू बॉडीज कितना बनेगा 6.67 इंटू 8, हाँ 53.3 मुझे 54 इंटू 10 की पावर देखो माइनस 11 माइनस 12 माइनस 23 प्लस 16 माइनस 7, तो ये आएगा 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन। ठीक है, ये बना फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ गिवन मासेस। सगळ्यांचे आले थे सेम आंसर्स? अब यहाँ पे आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये बस फोर्सेस है, हमें कैलकुलेट क्या करना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन मास, यानी कि अगर हमें फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन चाहिए a1 तो ये बनेगा F अपॉन m1, सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन चाहिए a2 तो ये बनेगा F अपॉन m2, तो ये F अपॉन m1 चाहिए, F कितना है 54 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7, m1 कितना है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 10, यानी कितना आएगा 27 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी। ठीक है, सेकंड बॉडी का कितना आएगा फिर से 54 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय सेकंड मास 4 इंटू 10 की पावर 6, तो 54 बाय 4 13.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 13 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गए एक्सेलरेशंस ऑफ ईच बॉडीज। करेक्ट, क्लियर, सॉरी सेम थे सबके आंसर्स? नेक्स्ट, calculate the force of attraction, calculate the force of attraction between earth and a planet whose mass is 3 times of mass of earth. Calculate the force of attraction between earth and a planet whose mass is 3 times of mass of earth, 3 times of mass of earth if separated by a distance of separated by a distance of 100 meter, separated by a distance of 100 मीटर। ठीक है, अब देखो अर्थ का मास कितना है तेजस 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, प्लैनेट का मास अर्थ के मास के 3 टाइम्स है, मतलब क्या होगा 6 इंटू 3 ये बनेगा 18 इंटू 10 की पावर 24 kg, डिस्टेंस दिया है 100 मीटर और हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, क्या होगा फिर से फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी कितना है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11, m1 कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, m2 कितना है 18 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर है, बट आर 100 मीटर है मतलब 10 की पावर प्लस 2 है, उसका स्क्वायर बनेगा प्लस 4 ऊपर आके माइनस 4, यानी कि F इक्वल्स टू देखो क्या होगा 18 इंटू 6 किंवा 6.67 इंटू 6 म्हणजे 40, 4 इंटू 18
720 का क्रॉस चेक करा एकदा. 10 की पॉवर प्लस 24 प्लस 24 48. 48 मायनस 4 44 मायनस 11 35. हो नका म्हणू, करा मल्टिप्लिकेशन, येतं तुम्हाला. सनी केलं का? थर्टी थ्री येतं तेच काही लिहून दिलं हो म्हणता. अहो मी चुकीचं लिहिलंय. काय 33 येतं? 10⁻². आणि हा नंबर करेक्ट आहे का? 720. न्यूटन. ये हो गया फोर्स. क्लियर? चलो अभी लहान पोरांचे न्यूमेरिकल झाले, थोडंसं लेवलवर डाऊन. इफ a body of mass capital M, if a body of mass capital M is divided into two parts of masses small m and capital M minus small m. हे बघा पहिले कॅपिटल एम होतं, डिवाइड करून स्मॉल एम बाजूला काढलं, रिमेनिंग किती राहील? कॅपिटल एम मायनस स्मॉल एम. पहिले 10 kg होता, 2 kg बाजूला काढला, किती राहिला रिमेनिंग? 10 माइनस 2 यानी कि 8 kg. ठीक है, तो ये दो मासेस दिए आपको. क्या बोला है? स्मॉल एम एंड कैपिटल एम नहीं, small m and capital M minus small m, then what will be the ratio of small m to capital M? What will be the ratio of small m to capital M so that force becomes maximum between two parts? Force becomes maximum between two parts. Force becomes maximum between two parts. अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक कंसेप्चुअल पार्ट आता है. देखो कि क्या होगा कि दो बॉडीज को हमने स्प्लिट कर दिया और उसके बाद में हम उनके बिटवीन का फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं. तो फोर्स क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है. बट एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जहां पे फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा. फोर्स मैक्सिमम हो गया मतलब इसके बियॉन्ड फोर्स बढ़ेगा ही नहीं. कड़ा लगा? फोर्स मैक्सिमम होगा इसका मतलब इसके बियॉन्ड फोर्स बढ़ेगा ही नहीं. इसका मतलब यहाँ पे ये जो एफ मैक्स की वैल्यू जो है ये बन जाएगी कांस्टेंट. इसके आगे बढ़ती नहीं है मतलब वो कांस्टेंट हो गई. कड़ा लगा? तो हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मास. लेकिन यहाँ पे अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? आठवते हैं सगळ्यांना? कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? इसलिए d/dm ऑफ एफ मैक्स विल बिकम 0. अब यहाँ पे एफ मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है, कितना बनेगा एफ मैक्स? gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. तो ये g इंटू m1 कौन है? स्मॉल m. m2 कौन है? कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन सेपरेशन कितना है? कितना भी है? आर स्क्वायर. वेरी गुड. 1:2. ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा. एफ मैक्स को यहाँ पे पुट करने के लिए इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ मैक्स कितना आ रहा है? कळतंय का काय चाललंय ते?
सांगा ना काहीतरी कळत असेल तर. क्या होगा g इंटू ब्रैकेट में स्मॉल m इंटू कैपिटल m माइनस स्मॉल m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये क्या है? फोर्स. क्या किया? बस स्मॉल m को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया. अब इसको डिफरेंशिएट करना है, बट डिफरेंशिएट करने के लिए ये g अपॉन आर स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, मतलब ये ब्रैकेट के बाहर आएंगे. तो अब सिर्फ d बाई डी एम ऑफ, मतलब डिफरेंशिएशन किसका होगा? स्मॉल m इंटू कैपिटल m माइनस एम स्क्वायर का होगा. और हमने पहले ही देखा है कि ये इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है. तो ये g अपॉन आर स्क्वायर उधर जाके अगर डिवाइड में जाएगा तो 0 अपॉन एनीथिंग. इसका मतलब यहाँ पे ये d बाई डी एम ऑफ स्मॉल m इंटू कैपिटल m मायनस एम स्क्वेअर इक्वल्स टू कितना बन गया? 0. अजून आपण काहीच मॅथमॅटिक्स नाही केलं, सगळं फिजिक्स चालू आहे बघा, स्टेप बाय स्टेप. पहले एक मास था कैपिटल M, दो पार्ट में स्प्लिट किया, स्मॉल m एंड कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और इनके बिटवीन का फोर्स मैक्सिमम हो गया. मैक्सिमम हुआ मतलब कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. इसलिए हमने क्या किया? d बाई डी एम ऑफ एफ मैक्स इक्वल टू 0 किया. फिर एफ मैक्स कैलकुलेट किया एज पर प्रीवियस डिस्कशन. फिर उसकी वैल्यू पुट कर दी, जिसमें क्या हो गया? g अपॉन आर स्क्वायर 0 के डिनोमिनेटर में जाके कैंसिल हो गया. अब हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले. डिफरेंशिएशन के लिए वेरिएबल कौन है? स्मॉल m. कड़ा लो. तो अब देखो स्मॉल m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल m, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है ना. पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो. इसलिए स्मॉल m इंटू कैपिटल m का डेरिवेटिव हो गया कैपिटल m, माइनस ऑफ m स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया ट्वाइस ऑफ m इक्वल्स टू कौन है? 0. यानी कैपिटल m इक्वल्स टू क्या बना? तो हमें स्मॉल m अपॉन कैपिटल m का रेशो चाहिए था. कितना बनेगा? 1/2. मतलब दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो उस केस में फोर्स क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा एट ए गिवन डिस्टेंस. ठीक है, छापू नका, न बघता लिहा. समजावून घ्या आणि सॉल्व करा, छापू नका. चलो हो गया? यस नो? राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. If three masses each of capital M, each of capital M three masses each of capital M when placed at vertices of an equilateral triangle, vertices of an equilateral triangle as shown, then calculate the force of
attraction, calculate the net force of attraction exerted on mass at C, by remaining masses, ठीक है। बोर्ड पे डायग्राम में देखो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा इक्विलैटरल ट्रायंगल, नाम है त्याला ABC, और उसके तीनों वर्टेक्स के ऊपर क्या है, इक्वल मासेस प्लेस किए, कैपिटल एम एंड कैपिटल एम। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब हर एक साइड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो एक की आर है तो दूसरी भी आर, तीसरी भी आर होगी। और हमें क्या करना है, इस सी के ऊपर जो मास प्लेस किया है उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कंडीशन क्या हो रही है कि जो सी के ऊपर मास है, ए का मास उसको अट्रैक्ट करेगा, यस और नो। तो यहाँ पे अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा उसको हम F1 बोलेंगे। कितना होगा ये F1, Gm1m2, बट m1m2 सेम है तो Gm² अपॉन r²। ये क्या हो गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय मास एट A ऑन मास एट C। उसी तरह से जो B के ऊपर मास है ये भी फोर्स एक्सर्ट करेगा। कितना होगा ये फोर्स, F2, और ये F2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा फिर से Gm² अपॉन r²। इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे F1 एंड F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जिसको हम यहाँ पे F बोल रहे हैं। करा लो, मतलब ये दो इंडिपेंडेंट फोर्सेस C के ऊपर साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों के बिटवीन का एंगल कितना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब 60 डिग्री, तो ये एंगल बन गया 60 डिग्री। अब फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर उनके मैग्नीट्यूड दिए हैं एंड एंगल भी दिया है, तो उनका रिजल्टेंट निकालना है। कैसे, क्या सांग ना, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos ऑफ थीटा, या फिर √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। आठवलं का, कुठं होतं हे, 2D का वेक्टर मध्ये, 2D मध्ये वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास एट C इज गिवन बाय √P मतलब कौन, पहला फोर्स कितना है F², Q मतलब दूसरा फोर्स कितना है F, प्लस 2 इंटू F मतलब F² cos ऑफ थीटा। इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना। बट यहाँ पे cos 60 मतलब 1/2 होता है, तो ये कैंसिल होके यहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन मास कितना मिलेगा, ये बघा F² प्लस F² प्लस F², 3 टाइम्स ऑफ F², बट 3 आएंगे रूट में, F² स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर, मतलब नेट फोर्स बना √3 टाइम्स ऑफ F। और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F नेट इज इक्वल्स टू √3 इंटू कैपिटल Gm² अपॉन r²। ये हो गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन मास। कळलं का, छापू नका मग, न बघता लिहा। चलो हो गया। नेक्स्ट, अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की केस है, बस इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। आपको बोला जाएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स के ऊपर फिर से मासेस प्लेस किए हैं, ये भी कैपिटल एम, ये कैपिटल एम, ये कैपिटल एम, और इसके किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट पे स्मॉल एम इतना मास प्लेस किया है।
अगेन इसकी साइड लेंथ आपको दी है, कितनी है, r है, और हमें बोला है कि यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ए बी सी है और हमने पॉइंट डी के ऊपर ये मास प्लेस किया है, तो कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास एट डी। जो डी के ऊपर मास होगा उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। पहले जैसी कंडीशन होगी, क्या होगा, सबसे पहले जो ए के ऊपर मास है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना आएगा, F1। देन सी के ऊपर जो मास है वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना आएगा, F2। देन बी के ऊपर जो मास है वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, यहाँ पे या यहाँ पे, असं नाही, कारण आपण आत्ता लिहिलंय बघा, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन सेंटर्स और अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर्स, मतलब ये जो थर्ड फोर्स होगा F3 ये इस लाइन के अलोंग एक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब कंडीशन क्या है, देखो कि यहाँ पे हम अगर F1 एंड F2 की वैल्यू देखेंगे तो F1 कितना है, 4 टाइम्स ऑफ GM स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर। F2 कितना है, 4 टाइम्स ऑफ GM स्क्वेयर। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे M स्क्वेयर नहीं होगा क्योंकि दोनों मासेस डिफरेंट है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, G कैपिटल M स्मॉल m R स्क्वेयर। ये भी क्या बनेगा, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वेयर। ये 4 कहाँ से आ गए, डिस्टेंस हाफ R/2 बनेगा, R/2 का स्क्वायर R स्क्वायर बाय 4, 1/1/4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बट यहाँ पे F1 एंड F2 इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है, F1 एंड F2 ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, बट दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इसका मतलब F1 एंड F2 एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स 0 बनेगा ड्यू टू मासेस एट ए एंड सी। क्लियर है? तो अभी फोर्स बचा कौन सा, जो सिर्फ बी एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स बी एक्सर्ट कर रहा है उसको हमने F3 बोला है। ये कितना होगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये तो सेम रहेगा। बट अगर ये साइड लेंथ R है तो ये डिस्टेंस कितना होता है, √3/2 टाइम्स ऑफ R होता है। 9वी जर चुकून शिकले असाल तर लक्षात असेल, ठीक है। तो √3/2 का स्क्वेअर करना है, कितना आएगा फिर ये, क्या 3/4 का 4/3। ये डिनोमिनेटर में √3/2 का स्क्वेयर आ रहा है, तो फिर से 1/1/4 ऊपर जाएगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन मास कितना हो रहा है, 4 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3 इंटू R स्क्वेयर। चलो राइट डाउन। काय सुप्रिया सकाळी सकाळी, अरे रेवण पण आला आज, आज कुठे आहे मग, नेक्स्ट सेम कंडीशन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है और बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स के ऊपर इक्वल मासेस प्लेस किए, कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M, और इसका जो सेंट्रॉइड है वहाँ पे स्मॉल m इतना मास प्लेस किया है। और हमें कैलकुलेट करना है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, क्या कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास, कौन सा मास, स्मॉल m, जो O के ऊपर प्लेस किया है। अब फिर से कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सपोज ABC, तो ये जो O के ऊपर हमने मास प्लेस किया है इसको A वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा, देन C वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा,
एंड बी वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये मास का डिस्टेंस फ्रॉम हर एक अनदर मास सेम है, इसका मतलब ये F1, F2 एंड F3 तीनों भी फोर्सेस क्या रहेंगे। अब हमें क्या करना है, बस इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए देखो इनके बिटवीन का ये एंगल कितना है 120। कैसे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पूरा 60 होता है, मतलब ये 30, ये 30, फिर से ये 30, ये भी 30, तो ये छोटे ट्रायंगल में 30 + 30 60, 180 - 60 मतलब ये कितना बनेगा 120, ये भी कितना बनेगा 120, ये भी कितना बनेगा 120, 120 बार। मतलब कि कंडीशन ऐसी हो रही है, एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर, तीसरा फोर्स इधर, और सब इनके बिटवीन की जो एंगल है वो थीटा 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 सेम है। यहाँ पे एक्ट होने वाले जो वेक्टर है वो भी सेम है, तो इस केस में इसका रिजल्टंट कितना होता है 0 होता आहे। आठवतंय का, कुठं झालं होतं हे, काही आठवत नहीं है, बट काहीतरी हो म्हणावं लागेल आपल्याला, है ना। यहाँ पे एफ नेट बनेगा 0। वेक्टर में ये कंसेप्ट हमने देखी थी, इक्वल वेक्टर्स एक्टिंग एट इक्वल एंगल्स, देन देयर रिजल्टंट और नेट व्हॅल्यू विल बिकम 0। काय म्हटलं तू, म्हटला का 0, ते मागं बोलून असते तेवढी, ठीक है। तो ये सेंटर के ऊपर अगर मास रखेंगे तो नेट फोर्स कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर, लिहून झालं का। चल नेक्स्ट, ठीक है, ये सगळं ग्रुपवर पाठवतो मी नंतर। क्लियर, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तीनों वर्टेक्स के ऊपर मासेस रखेंगे, किसी एक के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो कितना आता है √3 टाइम्स ऑफ एफ। अगर वन ऑफ एज के मिड पॉइंट पे रखेंगे तो 4/3 GMM/r², एंड अगर सेंटर पे तो 0, ठीक है। उसके बाद में इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड और एक पॉइंट पूछा जाता है कि सपोज इस तरह से 3 मासेस जो इक्वल है, कैपिटल M, कैपिटल M, कैपिटल M, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, 3 equal masses are placed at 3 vertices of an equilateral triangle. Then if all the masses moves along circular path due to their gravitational attraction. अरे काय होते अक्षय, उभा राहा बेटा, तू झोपत नाही का रात्री, मग स्टैंड अप। हाँ, अगर तीनों मासेस एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव हो रहे हैं, तो मूव होते टाइम उनकी वेलोसिटी कितनी होगी। 3 मासेस से 3 वर्टेक्स के ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, इस तरह से वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव हो रहे हैं। तो जब ये सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव होने वाले हैं, तब उनकी वेलोसिटी कितनी होगी। असं कसं होईल असं नका विचारू, फक्त होतं असंच, कळालं ना। आपल्या युनिवर्समध्ये बायनरी स्टार सिस्टम ऐसे होती है, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव हो रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब कंडीशन क्या है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो आ जाएगा, 3 मासे से उनका रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है √3 टाइम्स ऑफ एफ होता है, बट वेलोसिटी को कैसे इंट्रोड्यूस करें, कौन सा फॉर्मूला जो वेलोसिटी देगा। सर्कुलर मोशन है, फोर्स है और वेलोसिटी चाहिए। एक्सेलेंट, वेरी गुड, बस करिए। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये तीनों सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। एस नो, कितना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, और वो प्रोवाइड कौन करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो तीनों मासेस का रिजल्टेंट कितना होता है √3 कैपिटल G m²/, ये आर अगर रेडियस लिए तो इसकी साइड लेंथ यल होगी, फक्त एवढाच डिफरन्स है। ये क्या होगा अपॉन L², कळलं का। ये क्लिक होना इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी चाहिए थी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आता ये √3 कुठून घेतलं, हे तर माहिती है ना, तीनों वर्टेक्स के ऊपर 3 मासेस से, तो किसी भी एक मास के ऊपर एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स था, ठीक है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बस आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे सेंटर रहेगा सर्कल का, और ये सेंटर से
एक वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, जो √3/2 टाइम्स ऑफ एल, ये टोटल लेंथ होती है, उसका 2/3 होता है. हे पण होतं आपल्याला जॉमेट्रीमध्ये, आपल्याला म्हणजे तुम्हाला. इक्विलॅटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कितना होता है, 2/3 डिस्टन्स पे होता है फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स. म्हणजे याला 3 पार्टमध्ये डिवाइड करायचं, हे 2 पार्ट इकडं 1 पार्ट इकडं. इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करने का, 2 पार्ट इकडं 1 पार्ट इकडं. नसेल कळलं तर डायरेक्ट फॉर्मूला लक्षात ठेवा. जो मीडियन की लेंथ है उसके 2/3 टाइम्स सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होता है फ्रॉम वर्टेक्स. तो ये r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं. उससे पहले 2 कैंसिल होके r इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये √3/3 है ना, तो 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, तो √3 कट होके फिर से l/√3. तो ये पुट करेंगे तो क्या होगा, अब √3 इंटू यम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर या एल इज इक्वल्स टू √3 जी एम स्क्वेअर डिवायडेड बाय एल स्क्वेअर. तो √3 आता √3 तर खाली होता, तिकडे वर कसं काय गेला हे कळतं ना, 1/1 ऊपर चला गया. ठीक है, यहाँ पे एक मास एक एल कट, तो v इक्वल्स टू कितना आ रहा है, √g/m/l. इतनी वेलोसिटी से ये मासेस क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करेंगे. ठीक है, वेयर g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास, l इज द किसकी लेंथ है, साइड लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, लिहिलं का प्रथमेश, कळालंच नाही, काय नाही कळालं, हे कळलं का, हे कळलं. मग इथं फक्त आपल्याला आरला एलच्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचं होतं. मग हे नाही कळलं का तुला, हा डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे. कोणता फॉर्म्युला आहे लक्षात घ्या, इक्विलॅटरल ट्रायंगल असतो, याची जी मीडियन असते, ही जर लेंथ यल असेल तर याची लेंथ किती असते, √3/2 टाइम्स ऑफ यल असते. हे माहिती तुला, कन्फर्म. मग याचा सेंट्रॉइड जो असतो, सेंटर, हा एका वर्टेक्सपासून, म्हणजे हे जे डिस्टन्स आहे का, हे 2/3 टाइम्स असतं या एक्सच्या. पण एक्स किती आहे, √3/2. मग आपण काय लिहिणार, √3/2 इंटू यल इंटू 2/3 आहे, हे 2/3 म्हणून 2/3. चलो क्लियर. सो इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर अगर मास कॉन्फ़िगरेशन देंगे तो उसमें बस इतनी केसेस पॉसिबल है. अब सेम कंडीशन देखनी है फॉर, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, इफ 3 masses are placed at vertices of a square, थ्री इक्वल masses placed at vertices of a square A B C D. कौन सा स्क्वेयर है, ABCD एज शोन. इंद्रनील आता जर बडबड केली तू, काय किती सांगितले मी, मग 3 लिहायचे. 3 masses placed at 3 vertices of a square as shown, जसं दाखवलंय. then calculate net force acting on फोर्थ मास स्मॉल m, म्हणजे हा वेगळा आहे बाकीच्यांपेक्षा. फोर्थ मास स्मॉल m प्लेस्ड ॲट बी. ये बी के ऊपर डिफरेंट मास है, फोर्थ मास स्मॉल m, इसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, फिर से वही कंडीशन होगी. देखो ए के ऊपर जो मास है वो बी के मास को अट्रैक्ट करेगा विथ फोर्स F1. तो
तो ये F1 की वैल्यू कितनी बनेगी, F1 इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, स्क्वायर है तो सारी साइड की लेंथ L होगी तो अपॉन L स्क्वायर। उसके बाद में जो C के ऊपर मास है वो भी अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन के लिए फोर्स होगा F2, तो ये F2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये F1 एंड F2 ये दोनों सेम है, इनको F बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक मास है D के ऊपर जो क्या करेगा, इस डायगोनल के अलोंग गिवन मासेस को अट्रैक्ट करेगा विथ अनदर फोर्स दैट इज F3। लेकिन हमारे पास वेक्टर का जब भी हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का ही फॉर्मूला है, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले F1 एंड F2 इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, R होगा, कितना बनेगा, R इक्वल्स टू, देखो पहला फोर्स F स्क्वायर, दूसरा फोर्स F स्क्वायर प्लस 0, क्यों 0, 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा आ रहा है, लेकिन थीटा कितना है दोनों फोर्सेस में 90, थीटा अगर 90 है तो कॉस 90 0, यानी कि रिजल्टंट कितना बनेगा, √2 टाइम्स ऑफ F। आणि आपण वेक्टरमध्ये अजून एक कन्सेप्ट बघितली होती, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर रिजल्टंट विल बायसेक्ट देम, आठवतं का, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उनका रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये भी कहाँ पे एक्ट होगा, डायगोनल के अलोंग एक्ट होगा। अब जाके हम क्या करेंगे, F3 एंड R इनका रिजल्टेंट निकालेंगे और वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन मास। लेकिन वो अगर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी डायरेक्ट एडिशन, तो F नेट इक्वल्स टू बनेगा F3 प्लस R। अब F3 कितना होगा, उसके लिए ये लेंथ अगर साइड लेंथ अगर यल है तो इसका डायगोनल कितना होता है, √2 टाइम्स ऑफ यल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर F3 कैलकुलेट करेंगे तो F3 कितना होगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है √2 टाइम्स ऑफ L, उसका स्क्वायर बनेगा 2 इंटू एल स्क्वायर। R कितना आया था अभी, √2 इंटू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L स्क्वायर। इनकी वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो दोनों में से कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L स्क्वायर कॉमन आता है और ब्रैकेट में बचेगा √2 प्लस 1/2। ये बन गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन मास, जब ये वर्टेक्स के स्क्वायर के फोर्थ वर्टेक्स के ऊपर हम प्लेस करेंगे। फक्त या दोन स्टेप नवीन आहेत ग्रॅव्हिटेशनच्या, बाकी कंप्लीट वेक्टरचं रिपिटेशन आहे। सॉल्व करा, छापू नका, हे बघून नोटबुक भरून तुमचा काही फायदा होणार नाही। चलो हो गया। नोटबुक कशाची, फिजिक्सच आहे। Next, if two masses m1 and m2 separated by a distance d, when two masses m1 and m2 separated by distance d as shown, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करो।
then calculate distance at which a third mass small m, distance at which third mass small m when placed experiences no force, experiences no force मतलब नेट फोर्स जीरो चाहिए या फिर इक्विलिब्रियम चाहिए, ठीक है। तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करेंगे उसकी मीनिंग सेम होगी। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि पहले एक मास है m1, दूसरा मास है m2, इनिशियली d इतने सेपरेशन पे प्लेस किए थे और उनके इन बिटवीन किसी भी एक पॉइंट के ऊपर हमने और एक मास स्मॉल m प्लेस कर दिया जिसका डिस्टेंस x है, बट ये x अननोन है और हमें x फाइंड करना है, सो दैट जिससे क्या होगा, ये जो स्मॉल m वाला मास है इसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स जीरो बनेगा। अब ये नेट फोर्स जीरो कब बनेगा, जब m2 इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा F2 एंड m1 इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा F1 ये एग्जैक्टली सेम होंगे। यानी कि हमें कंडीशन लेनी पड़ेगी कि F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को कैंसिल भी करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो F1 कितना बनेगा, कैपिटल G m1 इंटू स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर, हे मास सेकेंड मास उनके बिटवीन का डिस्टेंस इक्वल्स टू F2 कितना बनेगा, कैपिटल G m2 स्मॉल m अपॉन, आता हे डिस्टन्स तर माहीतच नाही आपल्याला, बट टोटल d था उसमें से x चला गया तो ये क्या बनेगा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जी एम दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, m1 रूट में अपॉन x इक्वल्स टू m2 रूट में डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स। कर लगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम d माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ m2 अपॉन रूट ऑफ m1 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। काय केलं आपण m1 ला इकडे घेतलं, d माइनस एक्स ला इकडे घेतलं। अभी इनको अगर सेपरेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, d बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ m2 अपॉन रूट ऑफ m1। काय केलं आपण फक्त सेपरेट केलं त्यांना, ये d बाय एक्स माइनस एक्स बाय एक्स मतलब 1, अब माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस 1, तो ये d बाय एक्स इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, रूट ऑफ m2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m1 प्लस 1। अब इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, रूट m1 अपॉन रूट m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, रूट ऑफ m2 प्लस रूट ऑफ m1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m1। हमें कैलकुलेट क्या करना था, x, तो दोनों साइड में उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो x अपॉन d कितना बनेगा, रूट ऑफ m1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m2 प्लस रूट ऑफ m1। अब d उधर जाएगा तो फाइनल आंसर बना रूट ऑफ m1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m2 प्लस रूट ऑफ m1। हाँ तो ये ना इंटू डी। इतने डिस्टेंस पे कोई भी मास रखेंगे तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना बनेगा, जीरो बनेगा, ठीक है। भगत लीना, नंतर लिहितो का, काय प्रथमेश विचार मी सांगतो ना, काय शंतनू, हे बघ बाळा, असा नियम असतो a प्लस बी अपॉन सी असं जर दिलेलं असेल तर आपण याला सेपरेट करतो a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी असं। हे माहिती आहे तुला, नसेल माहिती तर आता बघून घे, ठीक आहे। असंच जर हे a मायनस बी अपॉन सी असेल, आपण याला पण कसं सेपरेट करतो, a अपॉन सी मायनस बी अपॉन सी। तसंच इथं काय होतं, d मायनस एक्स अपॉन एक्स होतं, मग याला आपण सेपरेट करणार d अपॉन एक्स मायनस एक्स अपॉन एक्स, बट एक्स एक्स कट होऊन काय येईल, एक्स d बाय एक्स मायनस 1।
कळलं का? चलो क्लियर। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले ग्रेविटेशन मतलब क्या, उसके बाद में मास, क्या होता है मास, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड, देन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें g का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर, ठीक है। एंड इसके डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होते हैं L3 m-1 t-2। उसके बाद में हमने न्यूमेरिकल शुरू किए थे, पहले एकदम बेसिक किए, उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे हमने, जिसमें क्या था, फर्स्ट पॉइंट स्मॉल m बाय कैपिटल M विल बी इक्वल्स टू 1/2। कब? जब हमें रिक्वायर्ड फोर्स मैक्सिमम है तब। उसके बाद में अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल देंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर तीनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल मासेस है, तो किसी भी एक मास के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स होगा जिसको हम F नेट बोलेंगे, √3 टाइम्स ऑफ F। उसके बाद में अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल मासेस प्लेस किए एंड मिड पॉइंट पे कोई भी छोटा सा मास प्लेस करके देते हैं, तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स होता है 4Gm स्मॉल m अपॉन 3 इंटू एल स्क्वेअर किंवा आर स्क्वेअर जे दिला असेल ते। उसके बाद में अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर 3 मासेस प्लेस किए एंड सेंटर पे 4th मास है m, तो इसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स होता है 0। नेक्स्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर अगर मासेस प्लेस करके दिए हैं और बोला है कि दे आर मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ पे मूव होते टाइम उनकी जो वेलोसिटी होती है कितनी होती है, √Gm अपॉन L। उसके बाद में अगर आपको बोला है कि स्क्वायर है और स्क्वायर के 3 वर्टेक्स के ऊपर इक्वल मासेस है एंड जो 4th वर्टेक्स है इसके ऊपर का मास डिफरेंट है एंड इसके ऊपर अगर नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो ये नेट फोर्स होता है F इंटू ब्रैकेट ऑफ √2 + 1/2, वेयर F का मतलब होगा Gm² अपॉन L² या फिर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L², ठीक है। तो ये होता है नेट फोर्स अगर बात स्क्वायर की कर रहे हैं तो। एंड उसके बाद में एट द एंड अभी देखा था, क्या था कि अगर कोई भी मास √m1 अपॉन √m1 + m2 इंटू d इतने डिस्टेंस के ऊपर प्लेस करेंगे फ्रॉम मास m1, तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स हमेशा से क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें जो हमने आज डिस्कस की थी, एक्चुअल में ये न्यूमेरिकल्स नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है, स्टार मार्क करके इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहे, म्हणजे उद्या जेव्हा मी ओरल घेणार तर मला हे सगळे पॉईंट्स तुमचे प्रिपेअर पाहिजे। कळालं ना? चलो अब मॉड्यूल निकालो। आहे का मॉड्यूल? कुठलं पण आणलं होतं ग्रॅव्हिटेशन? मी सांगितलं होतं ग्रॅव्हिटेशन म्हणून सांगितलं होतं का? भेटले तुम्हाला असे कुठं घरी देवघरात ठेवले का? याच्यामध्ये सॉल्ड एक्झाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर्यंतचे सॉल्ड एक्झाम्पल्स आहेत, ते व्यवस्थित प्रैक्टिस करा, ठीक है। एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन पूरी सॉल्व करो। उसके बाद जाते टाइम और एक वर्कशीट मिलेगी, सिर्फ 15 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम फर्स्ट डे। ग्रॅव्हिटेशन सारखा सिंपल टॉपिक आहे, तुमचा परफॉर्मन्स एकदम पीक लेवलला मेंटेन करा। कळालं ना? पहिलं वर्क काय आपलं, हे एवढा पार्ट आपला जो झाला आहे याचा स्क्रीनशॉट घेऊन टाका, हे प्रिपेअर पाहिजे। हे झाल्यानंतर
सॉल्ड एक्झाम्पल टिल 6, पहिले 6 सॉल्ड एक्झाम्पल फ्रॉम मॉड्यूल जे क्लासमध्ये आपण ऑलरेडी सोडवलेले आहेत ते परत एकदा फॉर्मेलिटी म्हणून सोडवायचे. थर्ड कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 कंप्लीट करने की. एंड उसके बाद में अभी और एक वर्कशीट में दे रहा हूँ जिसमें बस 15-20 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट करने के. जो लोग 1 PM को आएंगे यहाँ पे बैठ के जो सॉल्व करने वाले हैं उनको और एक अलग से वर्कशीट मिलेगी बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, जो बाकी लोगों के लिए नहीं होगी. कळालं ना? जे हे वर्क कंप्लीट करतील त्यांनाच पुढची वर्कशीट मिळेल. ठीक आहे, चल. तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रॅव्हिटेशन. थँक्यू. Recording काय म्हटलं स्वप्नील?